बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्गठित करना। हमारा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन, स्टेट रीअरेंजनेशन ऑफ इंडिया। यानी कि अरेंज तो हमने करा था पहले, उसको रीअरेंज क्यों करा, कैसे करा, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो रीअरेंज पुनर्गठन का मतलब होता है पुनर्गठित करना। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जो हमने पहले आजादी के समय जो प्रदेश ये बनाए थे, उसमें कुछ समस्याएं थी, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने में उनमें कुछ विफलताएं भी थी और उनसे जनता भी असंतुष्ट थी। तो उसके लिए राज्य पुनर्गठन की मांग जो है तीव्र होने लगी और उस समय कांग्रेस के कुछ नेता भी इसके पक्ष में थे पुनर्गठन के। तो फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। उसके बारे में हम आज देखते हैं। जब देश आजाद हुआ तो 11 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतें हमें मिलने वाली थी। क्योंकि ब्रिटिश, हम जब 1947 में आजादी पा रहे थे तो हम केवल ब्रिटिश उपनिवेश से ही आजादी पा रहे थे, बाकी फ्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेश अभी भी मौजूद था, जिससे हमने बहुत बाद में जाकर जो है गोवा और पौंडीचेरी वगैरह प्राप्त करी है। तो उसमें जो ब्रिटिश प्रांत था उसमें मतलब 11 ब्रिटिश प्रांत थे और कुछ देसी रियासतें थी जिनमें अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश का शासन था और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने 3 कैटेगरियां बनाई। एक तो वो जो ब्रिटिश प्रांत थे जो भारत को मिलने वाले थे, 4 जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे वो भारत को मिलने वाले थे, और तीसरी कैटेगरी थी जो देसी रियासतों को छूट दे दी गई कि वो चाहे तो भारत में मिल सकती हैं, चाहे पाकिस्तान में मिल सकती हैं, और चाहे वो अलग राष्ट्र बना सकती हैं, जिसको सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन ने अपनी कूटनीतियों से, संयोग से सारी रियासतों को मिला लिया। अब उन रियासतों को कैसे मिलाया, जैसे कि हम आंध्र प्रदेश को देखते हैं, कश्मीर और जूनागढ़ 3 रियासतों का अलग मैटर है, तो उन्हें भी किस प्रयास से मिलाया वो किस दिन हम और चर्चा करेंगे कि वो एक अलग विषय हो जाता है। और आजादी के समय जो ब्रिटिश प्रांत से मिलने वाले हमें जो प्रांत था उसको 4 भागों में बांटा गया। उस समय पे जब राज्यों को बांटा गया उसमें अलग अलग श्रेणी में का, खा, गा और घा। तो इसमें हमने जो काखागा में बांटा उसमें हमें जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, जब बंटवारा हुआ तो मैं 11 में से 9 ब्रिटिश प्रांत हमें मिले, भारत को मिले, और 2 पाकिस्तान को मिले। और जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उसमें से 3 क्षेत्र तो भारत को मिले और 1 मिला पाकिस्तान को। ठीक, अब इस प्रकार से जो इन्हें हमने कैटेगरी में बांटा और बाकी जो देसी रियासतें थी उनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया था, तो कुछ देसी रियासतों का हमने विलय कर लिया था। ठीक, और अब आर्टिकल 1 में हम देखें तो राज्यों की कितनी श्रेणियां बनाई गई थी। आर्टिकल 1 हमने पढ़ा था भाग 1 में, तो उसमें स्टेट यानी जो राज्य थे, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरी कैटेगरी थी अर्जित किए गए प्रदेश। आर्टिकल 1 में भारत में 3 तरह के राज्य होंगे, एक तो राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा अर्जित किए गए राज्य। लेकिन जो संविधान में जब पुनर्गठन से पहली बार राज्य बनाए गए तो उनको 4 भागों में बांटा गया। काखा का राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया। का, खा, गा और घा। अब जो का श्रेणी का राज्य था उसमें क्या कौन कौन से थे, उसमें 9 ब्रिटिश प्रांत जो हमें मिले, उनमें से ऐसे ब्रिटिश प्रांत जिनमें विधानमंडल थे, इनकी संख्या थी 9। और जो खा था हमारा, जो दूसरा समूह था, उसमें देसी रियासतें जिनमें विधानमंडल था,
इनकी संख्या भी 9 थी। ठीक, अब जो तीसरा ग्रुप था हमारा, जो तीसरी श्रेणी राज्यों की बनाई गई थी, 4 कैटेगरी में बांटा गया था उस समय पे, शुरुआत में संविधान में भी। तो तीसरी श्रेणी थी, उस तीसरी श्रेणी में केंद्रीकृत देशी रियासतें, यानी कि ऐसी देशी रियासतें जिनमें विधानमंडल नहीं था, सीधे केंद्र का शासन था। केंद्रीकृत देशी रियासत, इनकी संख्या थी 10 और इनमें विधानमंडल नहीं था। अब चौथा जो पार्ट था, इसमें था एकमात्र अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से ये कैटेगरी बांटी गई थी। इस कैटेगरी से देश की जनता असंतुष्ट थी और ये विभाजन ठीक तौर पर सही भी नहीं था। अब इस विभाजन को पुनर्गठित करने के लिए जनता में बहुत सारी आवाजें उठने लगी, बहुत सारे आंदोलन होने लगे और कई कांग्रेसी नेता भी इसमें बड़े पक्के तौर पर समर्थन में आए। और सबसे पहले मद्रास में ये आंदोलन की शुरुआत हुई और मद्रास में भाषा के आधार पर, यानी कि जो राज्य की पुनर्गठन की मांग हुई वो भाषा के आधार पर मानी गई कि राज्य को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करना चाहिए। और सबसे पहले तेलुगु भाषी क्षेत्र जो है, यानी कि मद्रास से, उसने आंध्रा की मांग की, यानी कि आंध्र प्रदेश की मांग की। अब हम देखते हैं कि उसकी मांग को कैसे आगे बढ़ाया गया। ये 4 प्रकार के राज्य हैं और इसमें एक था हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये टोटल जो है 29 राज्यों में उस समय पे बांटा गया था। कितने राज्यों में? 4 श्रेणियों में और 29 राज्य और केंद्र शासित, यानी कि जिनमें विधानमंडल है और जिनमें केंद्रीकृत है, केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। और जब मांग तेज होने लगी तो सरकार ने एक आयोग का गठन किया इसकी समीक्षा के लिए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग बनाया कि इसकी बाकी में के भाषाई आधार पर बनाना चाहिए या किस लिए बनाना चाहिए। उसके तौर पर एक आयोग का गठन करा और उससे बोला कि आप इस सब की समीक्षा कीजिए और बताइए राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। ठीक, अब इस भाग में सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक धर आयोग का गठन किया, जो जस्टिस एस के धर के अध्यक्षता में, इसको हम पहला भाषाई प्रांतीय आयोग भी कहते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट, ये प्रथम भाषाई या भाषा प्रांतीय आयोग, भाषा प्रांतीय आयोग, एस के धर की अध्यक्षता में बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। अब एस के धर क्योंकि वो एक जस्टिस थे, तो जस्टिस एस के धर की अध्यक्षता में, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? धर आयोग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो गठन किया गया था 1947 में किया गया था, इसका गठन 1947 में, और 1947 में इसकी जो रिपोर्ट आई वो 1948 में। और इसने जो है भाषाई आधार पर बिल्कुल भी मना कर दिया कि किसी भी राज्य को बनाने का आधार भाषाई आधार नहीं होना चाहिए। और इसने कौन कौन से सुझाव दिए? प्रशासनिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर और आर्थिक दृष्टि से
जैसे सुगम हो सके ऐसे हमें राज्यों का निर्माण करना चाहिए। प्रशासनिक तौर पर मतलब देश को चलाना, प्रशासन करना उस पर जो है सुगम हो सके। और भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से कैसे, जैसे आज हम देखते हैं पौंडीचेरी इधर उधर है लोकेशन उसकी, कहने का मतलब लोकेशन ऐसी सुगम होनी चाहिए जिससे प्रदेश में प्रशासन करना सुगम हो। और आर्थिक दृष्टि से मतलब आर्थिक दृष्टि से भी वो कम से कम खुद स्वयं अपना भार संभाल सके। ऐसा नहीं कि उस राज्य बना दिया और उसमें आर्थिक दृष्टि से यानी कि वैकल्पिक रोजगार कम है या बहुत सारे संसाधन कम है, नहीं हो सकते उसमें, तो उसकी दृष्टि से समन्वय करके ऐसा राज्य बनाना चाहिए जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो, भौगोलिक और प्रशासनिक तौर पर भी उसमें आसानी रहे। तो ये सुझाव दिया धर आयोग ने। अब जब धर आयोग ने सुझाव दिया और इसने क्या बोला, भाषा को आधार मानने से मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो बहुत ज्यादा आक्रोश दोबारा से बढ़ गया। जब दोबारा से बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ गया तो फिर से राष्ट्रपति जी को फिर से दोबारा से आयोग गठित करना पड़ा। इसके बाद में फिर से दोबारा से मांग बढ़ने लगी और फिर हम देखते हैं कि फिर से आंदोलन होने लगे। तो फिर दोबारा से जो सेकंड आयोग था वो था, दूसरी समिति बनाई जेपीवी समिति। इसमें जेपीवी का मतलब क्या है, जेपीवी मतलब है जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक समिति बनाई और कहा गया कि आप धर आयोग की समीक्षा करें। और ये किसके लिए बनाई, धर आयोग की समीक्षा और अपने सुझाव। अब इसने जो है ये कब बनाई गई, दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1948 में बनाई। इसने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने भी धर आयोग की जो सिफारिश थी उसको सही ठहराया। यानी कि उसकी सिफारिश को ही मान लिया। अब इसके बाद जनता में आक्रोश जो है और ज्यादा बढ़ता गया। इन्होंने भी यही कहा कि जो है प्रशासनिक तौर पर और एकता, अखंडता, इस सब का ध्यान रखते हुए हमें जो है देश का राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए और भाषाई आधार पर नहीं करना चाहिए। अब फिर आगे देखते हैं। इसके बाद में जो है आंदोलन फिर से बढ़ते गए और फिर से एक हमारे कांग्रेस नेता जो कि तेलुगु भाषी आंध्रा की मांग कर रहे थे, उनकी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो जाती है। इनका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, श्री मतलब रामलू, पोट्टी श्री रामलू की मृत्यु हो जाती है। अब 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मद्रास से आंध्रा की मांग फिर और ज्यादा तेज हो जाती है, जनता में आक्रोश बढ़ जाता है। तो इसी सब को देखते हुए इनकी मृत्यु होती है इनकी 15 दिसंबर 1952 को, 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामलू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो जाती है। तो सरकार जो है 1 अक्टूबर 1953 को इनकी मांग को मान लेती है और पहला भाषा के आधार पर नया राज्य आंध्र प्रदेश को बनाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था और कब बना, आंध्र प्रदेश। ठीक, इसके बाद में सरकार जो है इसको बनाने के बाद फिर बाकी और जगह
सब प्रदेशों में इसकी मांग को बढ़ाया जाता है, फिर आंदोलन जगह जगह शुरू हो जाते हैं भाषाई आधार पर। तो फिर जो है सरकार एक फजल अली आयोग का फाइनली इन दोनों की रिपोर्ट और सबको एक इस बड़ी समस्या से निजात पाने के लिए एक आयोग का गठन करती है, फजल अली आयोग। फजल अली भी एक जस्टिस थे। अब 1953 में फजल अली आयोग जो है बनाया गया और इसने रिपोर्ट दी थी 1956 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक। अब 1956 में रिपोर्ट दी, तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी, हाँ पहली बात तो यह फजल अली आयोग में इनके सदस्यों के सहायक सदस्यों के नाम पूछे जाते हैं। फजल अली उस आयोग के अध्यक्ष थे, के.एम. पनिकर, एच.एन. कुजरू। इनके साथ में और कौन लोग थे? दो लोग, के.एम. पनिकर, एम.एन. कुजरू, ठीक। एम.एन. कुजरू और के.एम. पनिकर इनके साथ में थे। अब इसने जो है अलग से अपनी रिपोर्ट दी और उसमें पहली बात तो ये कहा कि जो 4 श्रेणी हमने, कौन सी, जो का खा गा जो हमने अभी देखी थी, उन श्रेणियों को समाप्त कर देना चाहिए, उन श्रेणियों को समाप्त कर देना चाहिए। और हमने जो कि हम देखते भी हैं, जैसे कि हमने संविधान के भाग जब पढ़ाए थे तब देखा था कि 7वां भाग जो है 7वें संविधान संशोधन से 1956 में निरस्त कर दिया गया। तो वही इन्हीं भागों को, यानी कि जो एबीसीडी क्लॉज थी, मतलब एबीसीडी टाइप के हमारे राज्य थे, उसको 7वें संविधान संशोधन 1956 से समाप्त कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि फजल अली आयोग 1953 में बना और मैंने अभी 56 बता दिया था, वो 55 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी और 56 में इसको लागू किया गया था। अब इसने, जैसे मैंने बताया कि 4 आधार माने भाषा और संस्कृति भी होनी चाहिए। इसने मतलब भाषाई आधार को स्वीकार किया और संस्कृति, भाषा और संस्कृति भी एक राज्य के निर्माण में, पुनर्गठन में उसका भी रोल है, लेकिन एकता और अखंडता का भी ध्यान रखना चाहिए। और इकोनॉमिक और प्रशासनिक आधार जो धारा आयोग की सिफारिश थी उनको भी माना और उसमें भाषा और संस्कृति को भी इन्होंने जोड़ दिया। तो इन्होंने 4 चीजें और एक नई चीज अपनी तरफ से जोड़ी कि इसमें राज्य कल्याणकारी योजनाएं भी जोड़नी चाहिए। जो राज्य का अपना इन्होंने नया खाका तैयार करा फजल अली आयोग ने, उसमें नंबर 1 भाषा और संस्कृति होनी चाहिए, मतलब, और केवल यही नहीं होनी चाहिए, भाषा और संस्कृति ही नहीं होनी चाहिए, एकता अखंडता भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक और प्रशासनिक आधार भी होना चाहिए और राज्य जो है कल्याणकारी योजनाएं भी चलाए। इन सब के बारे में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में रिपोर्ट सौंपी और इस पुनर्गठन को 1956 में लागू किया गया। अब इसमें लागू किया गया, इन्होंने रिपोर्ट में एक चीज और थी, जो फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का खाका सौंपा। शासित प्रदेश, लेकिन सरकार ने इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए, यानी कि कुछ परिवर्तन करते हुए इसको माना। इन्होंने जो सुझाव दिया 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का, जिसमें भाषा और संस्कृति आधार को भी माना, ठीक, पहली बार फजल अली आयोग ने ही भाषा और संस्कृति आधार को माना और फिर जो है 16 और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटवारे का खाका तैयार करा। लेकिन सरकार ने उसमें कुछ बदलाव करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा, जिसमें सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा, ठीक। इसके बाद में फिर जो है बहुत सारे और भी उसके बाद में नए नए राज्य को जुड़ते गए। अब पुनर्गठन समय समय पर होता रहता है, जैसे कि सबसे अंतिम राज्य जो जुड़ा, जो पुनर्गठित किया गया, वो 2 जून 2014 को तेलंगाना किया गया। अब इसमें जो 14 किए गए, इनकी मैं सोची डिस्क्रिप्शन में लग जाएगी PDF, इसका इतना जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं
जो नए राज्य जो जोड़े गए हैं वो अभी जो लेटेस्ट में हाल फिलहाल में पुनर्गठित किए गए हैं उनसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। हम उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 27वां बना था उत्तरांचल, झारखंड बना था 28वां राज्य और तेलंगाना बना था 29वां। लेकिन वर्तमान में जो है कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए देखते हैं। फजले अली आयोग ने सिफारिश दी थी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन सरकार ने उसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद माना और सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटकर उस रिपोर्ट को लागू किया। और वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले 29 थे तो 28 कैसे हो गए। हम बाकी में लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी जाएगी, लेकिन यहां से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में ज्यादा पूछने की संभावना है। वो जैसे कि 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य और 29वां। इसके बाद में फिर एक राज्य जो है उसको कम कर दिया गया, तो वर्तमान में संख्या कितनी? 28। जो 26वां राज्य है वो कौन सा है? 26वां राज्य है छत्तीसगढ़। 26 से 6 से 26 याद रखना, छत्तीसगढ़। एक सिक्किम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम भाग 1 जब हमने पढ़ा था तो 22वां राज्य सिक्किम 36वें संविधान संशोधन से कैसे बना वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, उसके बाद में 26 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 27वें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तरांचल और झारखंड। इनकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछी जाती है। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। ठीक, इसके बाद में तेलंगाना जो बना, जो कि आंध्र प्रदेश को काटकर बनाया गया, ये 2 जून 2014 को बना। इसके बाद में 2 पुनर्गठन और हुए। एक 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था उसे राज्य श्रेणी से खत्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया। एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ठीक, याद रखना। तो एक राज्य कम हो गया, 2 यूटी बढ़ गई। अब केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी अब कितनी हो गई है? 8 वर्तमान में है, पहले कितनी थी? 9 थी। लेकिन अब 8 से फिर 9 से फिर 8 कैसे हुई? तो इसके बाद में पुनर्गठन हुआ कश्मीर का 2 केंद्र शासित प्रदेश में। एक पुनर्गठन हुआ 26 जनवरी 2020 को। 26 इसमें दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ जोड़ दिया गया। द्वीप को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस हिसाब से वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, बाकी जो 14 राज्य जो 6 केंद्र शासित प्रदेश पहले बनाए गए थे उनकी सूची, बाकी क्रम से कौन सा राज्य कब बना उसकी सूची को हम पीडीएफ के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है? तो गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। ठीक, और हाँ,